हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। कल हमने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कैसे फॉर्म होता है, और हमने देखा था कि जो हमारे प्रेजेंट अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो टर्सरी एटमॉस्फेयर है। उसके चैनल को इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हमने देखा था कि जो हमारी टर्सरी जो एटमॉस्फेयर है उसके पहले प्राइमरी एटमॉस्फेयर का हमने देखा था कि वो स्केप कर गई। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की जो उस टाइम ग्रेविटी थी वो कम थी और जो अर्थ है वो सन के नज़दीक है, तो सन के टेम्परेचर की वजह से जो गैसेस है वो स्केप कर गई, है ना। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में हमने देखा था कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स है, बहुत सारे गैसेस का, वाटर वेपर, N2, CO2, ठीक है। तो हमने देखा था कि बहुत सारे, लेकिन ऑक्सीजन का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, CO2 का जो इतना ज़्यादा लेवल था वो कैसे कम होता है। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ CO2, इट इज़ वेरी लेस, प्रेजेंटली इट इज़ वेरी लेस, ठीक है। और इसके पहले आप लोगों को बताया था मैंने कि टर्सरी जो एटमॉस्फेयर है वो क्वार्टरनरी की तरफ जा रही है। क्यों? मेन रीज़न है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ रही है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जो क्लाइमेट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सी लेवल राइज बढ़ रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हम उसको फेस भी कर रहे हैं। मानसून का इरेटिक कंडीशन। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ CO2। अभी जो टर्सरी एटमॉस्फेयर है उसमें जो रोल CO2 है वो बहुत कम है। तो ये बहुत कम कैसे है, जबकि हमने देखा था कि जब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बना था तो उसमें जो CO2 था वो अच्छा खासा था, और जो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का मेन रीजन क्या था, डीगैसिंग। ओके, तो ड्यूरिंग डीगैसिंग इट वाज 15% एज प्रूव बाय साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये कैसे कम हो गया, इसके पीछे क्या लॉजिक था? तो हमने देखा था कि जब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बना था, ठीक है, और जो यहाँ पे दरारें बनी थी वो क्या, वाटर वेपर गैसेस बाहर निकलते हैं, फिर उसकी वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, ओशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ओशन का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसमें जो CO2 था ना वो डिजॉल्व हो गया रेन ड्रॉपलेट्स के साथ, और फॉलिंग डाउन विद द रेन एंड बिकम पार्ट ऑफ ओशन, ठीक है। टुडे ओशन हैव 60 टाइम्स मोर देन, मतलब अभी जो ओशन है ना और एटमॉस्फेयर है, तो ओशन में जो CO2 का अमाउंट है वो मोर देन 60% ऑफ व्हाट, एटमॉस्फेरिक CO2। तो इसीलिए अभी जो CO2 है वो बहुत कम है। उसके बाद क्या होता है ना कि फोटोसिंथेसिस का भी प्रक्रिया स्टार्ट होता है। हमने देखा था कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो O2 का फॉर्मेशन कैसे होता है? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जब लाइफ का इवोल्यूशन होता है तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन, और सबसे पहले हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कैसे प्रक्रिया, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, और इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि वो CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और O2 को रिलीज करते हैं। और इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका, ऑक्सीजन का। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज रिमूव्ड एंड O2 बिकम्स सेकेंड। तो हमने देखा कि O2 जो था, इतना अमाउंट जो था डीगैसिंग के थ्रू, जो उसका इतना ज़्यादा अमाउंट था सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में, वो कैसे कम होता है। फर्स्ट, एक तो वो रेन जो भी रेनफॉल होता है उसके साथ ही वो ओशन में चला जाता है, ठीक है। और सेकेंड, CO2 का कम होने का वजह है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एयर में ना दो टाइप के कंपोनेंट्स है, एक तो स्टेबल है ना, और दूसरा वेरिएबल कंपोनेंट्स है। स्टेबल में क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एंड इनर्ट गैसेस। जो वेरिएबल कंपोनेंट्स है उसमें क्या क्या है, वेरिएबल में वाटर वेपर, एरोसोल, हमने देखा था एरोसोल क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है। ओजोन, रिएक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है। नाइट्रोजन, मच ऑफ नाइट्रोजन इज एडिड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। हमने देखा था कि नाइट्रोजन का फॉर्मेशन डीगैसिंग के थ्रू होता है।
नेचुरल प्रोसेस के द्वारा भी अभी भी मतलब करेंट टाइम में भी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है? जब इग्नियस रॉक का वेदरिंग होता है ना, तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, क्योंकि इग्नियस रॉक का डायरेक्ट फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? मैग्मा से। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल का जब इरोजन होता है तो फॉर्मेशन होता है किसका? नाइट्रोजन का। बायोलॉजिकल प्रोसेस का भी कुछ रोल होता है किस पे? नाइट्रोजन के फॉर्मेशन में। हमें पता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जैसे कि आपने दलहनी प्लांट जो होते हैं पल्सेस में मिले, वो क्या करते हैं? उनके रूट्स में नाइट्रोजन का, तो वो क्या होता है ना कि वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है। ठीक है, तो कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है जो ऑब्जर्व करती है, और कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है। वो क्या करती हैं कि जो भी सॉइल में नाइट्रोजन है उसको, नाइट्रोजन अदर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड रिमूव फ्रॉम। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है प्लांट के रूट में, और जो डीनाइट्रीफाइंग होती है वो रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में। ठीक, और एक्सट्रैक्शन ऑफ N2 कैसे होता है? मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। तो ये रिलीज होता है किसके द्वारा? एक तो ये डीगैसिंग के फिनोमिना के थ्रू रिलीज हुआ, दूसरा जब इग्नियस रॉक का इरोजन होता है तब रिलीज होता है, और तीसरा जब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करती है। और जब इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? एक्सट्रैक्शन इसके एटमॉस्फेयर से होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से और फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में। ऑल्दो नाइट्रोजन डज नॉट प्ले मेजर रोल इन वेदर फिनोमिना, पर नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल नहीं है वेदर के फिनोमिना में। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कैसे एड हुआ? ऑक्सीजन का एडिंग का प्रोसेस हमने देखा, फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? रेस्पिरेशन और कंबशन से। ठीक है, हमें पता है कि ऑक्सीजन क्रिटिकल फॉर लिविंग थिंग्स है, और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के बाद ही जो अर्थ पे लिविंग थिंग्स का मतलब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ओके, इन वेदर फिनोमिना इट डज नॉट प्ले एनी मेजर रोल। ऑक्सीजन का भी वेदर के फिनोमिना में बहुत बड़ा रोल नहीं है, पर इसका रोल है कहाँ पर? लिविंग थिंग्स के एग्जिस्टेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन ही एक ऐसा मेन एलिमेंट है, गैस है, जो अर्थ को बाकी सारे प्लैनेट से अलग करते हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस जो जिनका कोई मेजर रोल नहीं होता है वेदर के फॉर्मेशन में, वेदर फिनोमिना में ना। अब हम CO2 को देखते हैं। CO2 का ना बहुत बड़ा रोल है। आजकल हम बहुत सुनते हैं किसके बारे में? ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, और जिसमें CO2 का जो पार्ट है ना, CO2 एक मेजर पार्ट है। ठीक है, तो CO2 हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें? वेदर प्रोसेस में। और ये कैसे ऐड होता है एटमॉस्फेयर में? एक तो हमने देखा डिगैसिंग के थ्रू, नेचुरली और मैन मेड दोनों प्रोसेस है। तो नेचुरली में डिगैसिंग हमने देखा, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का जो फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक के भी वेदरिंग से इसका फॉर्मेशन हमने देखा था कि नाइट्रोजन का भी जो एडिशन होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें भी इग्नियस रॉक का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑल्सो एडेड फ्रॉम ओशियंस, ग्लेशियर्स, सॉइल etc। हमने देखा ओशियन जो है ना, देखा ओशियन बहुत बड़ा क्या है? सिंक है ऑक्सीजन का। मोर देन 60% ऑफ व्हाट? एटमॉस्फेयर, ग्लेशियर्स, सॉइल, रेस्पिरेशन के थ्रू भी हम ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ओके, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन में, वेहिकुलर में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा। अब हम देखते हैं कि और कंबशन इसमें ना बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि कोल का, हम जो कोल का यूज़ करते हैं वेहिकुलर पॉल्यूशन में मेनली, वो भी उसमें भी कंबशन का ही होता है। क्या उसमें क्या होता है? जो पेट्रोल्स होता है या डीजल्स होते हैं, जो भी ऑयल होते हैं जिसका भी हम यूज़ करते हैं, वो जल के उसका किसका फॉर्मेशन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ही इसका मेन रीजन है किसका? CO2 का फॉर्मेशन है। बिफोर एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस CO2 वाज इन इक्विलिब्रियम इन एटमॉस्फेयर। इंडस्ट्रियलाइजेशन
मेनली जो एंथ्रोपोजेनिक एरा प्रोसेस अगर हम कह सकते हैं इसको, अगर मेनली कहे कि जहाँ से जो CO2 का फॉर्म, CO2 का जो इंक्रीज स्टार्ट, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और बहुत बड़े मात्रा में जब हम कोल का यूज़ करने लगे, ऑयल्स का यूज़ करने लगे, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में जब हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करने लगे, और इसने रिलीज़ किया बहुत बड़े अमाउंट में किसका, CO2 का। और इसी को कम करने के लिए आजकल हम किसकी बात कर रहे हैं, COP26 और 27 की बात है। COP26 जो ग्लासगो में होता है और COP27 कहाँ पे हो रहा है, इजिप्ट में। ओके, अब हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि CO2 क्या सिर्फ हार्मफुल है या इसका कोई यूज़ भी है, इसका कोई इम्पोर्टेंस भी है। तो इसका इम्पोर्टेंस है, कैसे इम्पोर्टेंस, जस्ट एज दिस गैसेस आर ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये जो CO2 होती है ना, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है कहाँ से, सनी एक सोर्स है जहाँ से सोलर रेडिएशन आता है, ठीक है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ना ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ना ये क्या हो जाती है, ओपेक हो जाती है। और इसका बहुत बड़ा रोल क्या होता है, इसका रोल होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर CO2 प्रेजेंट नहीं होता, अगर ग्रीन हाउसेस प्रेजेंट नहीं होती, तो जो हमारी जो अर्थ है, जो एक लिविंग प्लैनेट है, वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो CO2 इज नेसेसरी फॉर अर्थ लाइफ एंड प्लेज इम्पोर्टेंट ऑन वेदर फिनोमेना। तो CO2 का बहुत बड़ा रोल है अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। ये अर्थ के टेम्परेचर को एक बैलेंस टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। पर इसका एक्सेस अमाउंट जब इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से ये हार्मफुल हो गया, ठीक है। वाटर वेपर कैसे ऐड हुआ है, ये वेरिएबल कंपोनेंट्स हमने देखा था। तो वाटर वेपर क्या है, इसका ऐड मेनली वोल्केनिज्म। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, वेदर फिनोमेना में, ठीक है। और सोर्स ऑफ क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन में, वेदर में अगर वेदर फिनोमेना में कैसे रोल प्ले करते हैं, क्लाउड के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, वाटर। क्योंकि वाटर वेपर ही जब ऊपर जाती है तो कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन करती है, क्लाउड का। तो वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल प्ले है किसमें, वेदर के फिनोमेना में। हीट अब्जॉर्ब गैसिंग इन्फ्लुएंसेस द हीटिंग ऑफ द अर्थ, हीट रिलीज ड्यूरिंग द कंडीशन सप्लाई एनर्जी टू द स्टॉर्म्स। जो हीट ऑब्जॉर्बिंग गैसेस होती है वो भी हीट का, अर्थ की जो हीट होती है उसको इन्फ्लुएंस करती है। और कंडेंसेशन जब होता है ना तो हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है ना तो उससे अलग अलग क्या होता है, अलग अलग प्रोसेसेस, जैसे टॉर्नेडोज, थंडरस्टॉर्म, ये सारी जो प्रोसेसेस होती है वो हीट रिलीज से होते हैं। तो एरियाज टू अप टू ट्रोपोस्फीयर इट कैन, देखिए इसमें क्या है, 6 किलोमीटर तक क्या है ना कि जो वाटर वेपर है वो 90% है, और अप टू ट्रोपोपॉज ये 99% है। हम देखेंगे कि जो ट्रोपोपॉज है वो ऐसे क्यों है, ठीक है। हम जब लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में, तो हम देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे पैरेलल क्यों नहीं है। इसको अभी हम अगर मैं इस हिंट में आपको बताऊं तो क्या होता है ना कि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, मेनली जो लो लैटिट्यूड रीजन होता है, वहाँ पे क्या होता है ना कि टेम्परेचर बहुत दूर तक जा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट होता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये बहुत, जो लो लैटिट्यूड रीजन होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो इस वजह से जो ना कि ये पैरेलल नहीं होता है, ये ऐसे टिल्टेड होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। वाटर वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एडेड एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, जब वो एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ऐड किया जाता है, मतलब उसका जो हीट ऐड किया जाता है उसमें, ठीक है, और उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
और वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट कब होगा? जब वो हीट रिलीज कर, जब वो कंडेंस होगा। कंडेंस होगा तो जो हीट रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि वाटर वेपर का रोल कैसे प्ले होता है कंडेंसेशन में और अर्थ के लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस में। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रिवर ओशंस है, यहाँ से हीट वेपराइज हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। और ये जो क्लाउड है ना, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन अकर होता है। उसके बाद भी बहुत सारे टॉर्नेडो और अदर फीचर्स होते हैं, इसको हम डिटेल में। हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। और वाटर वेपर का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? लैटिट्यूडनल हीट को बैलेंस कर। लेटेंट हीट प्ले ग्रेट रोल इन वेदर फिनोमेना, रेंजेस फ्रॉम स्मॉल थंडरस्टॉर्म टू लार्ज साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज, ठीक है। एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होता है? एरोसोल्स आर टाइनी सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। हमने पहले भी इसको देखा था। सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ पे मिले? ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मेनली। जैसे जो डस्ट पार्टिकल, जो सहारा रीजन में छोटे छोटे जो सैंडी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हो सकते हैं डस्ट पार्टिकल। पोलेंस, सूट्स, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिकल्स, नाइट्रोजनस पार्टिकल्स। सोर्सेस क्या हो सकते हैं? ये नेचुरल टू ह्यूमन सोर्सेस हो सकते हैं। तो नेचुरल सोर्सेस में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एसिड्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उसमें एरोसोल्स एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि एरोसोल्स क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होता है। सॉइल ब्लोन इन द एयर, ठीक है। और ये मेनली कहाँ होता है? जहाँ पे जो सॉइल का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे डेजर्ट रीजन हो, जहाँ पे वेजिटेशन कम हो, तो वहाँ पे जो सॉइल बहुत ज़्यादा ब्लोन करता है एयर में, ठीक है। एंड पॉलन लिफ्टेड बाय विंड्स। नाइट्रोजनस एरोसोल्स थ्रू फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग जब होती है ना, लाइटनिंग की प्रोसेस जो होती है वो जब एयर में होती है, ठीक है, क्लाउड के फॉर्मेशन के साथ ही जब प्रेसिपिटेशन होता है तो लाइटनिंग भी होती है। आप लोगों ने सुना होगा स्टॉर्म्स, जो थंडर स्टॉर्म्स होता है उसके साथ में लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है ना कि नाइट्रोजनस एरोसोल्स रिलीज होता है और ये मोस्टली फॉर्म्ड बाय कुमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। ये सारे क्लाउड्स हम डिटेल में देखेंगे। फॉरेस्ट फायर से भी रिलीज होता है। फॉरेस्ट फायर भी नेचुरल फिनोमिना भी है और एंथ्रोपोजेनिक फिनोमिना भी है, ठीक है। कॉस्मोजेनस, कॉस्मिक डस्ट, जैसे मेटेओराइट्स व्हेन बर्न, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मेटेओराइट्स एंड मेटेओराइट्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो जब मेटेओराइट्स अर्थ के में आती है और अर्थ पर गिरती है तो वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, बर्न होकर डस्ट में जब कन्वर्ट होती है तो वो जो पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका? एरोसोल्स का। सोलर स्टॉर्म्स, कॉस्मिक डस्ट। सोलर स्टॉर्म्स में ना कॉस्मिक डस्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। मैन मेड क्या क्या हो सकता है? मैन मेड फायर रिलीज, स्मोक, सूट और फायर, ये फॉरेस्ट फायर भी हो सकता है जो सूट को रिलीज करते हैं, पर्टिकुलर मैटर को रिलीज करते हैं। और अभी आप लोगों ने सुना होगा स्टबल बर्निंग, जो दिल्ली के जो विंटर में दिल्ली में जो स्टबल बर्निंग की इश्यूज को जो क्रिएट होती है, ठीक है। और पोल्यूशन का ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो रिलीज होते हैं। तो ये मैनमेड क्या है? मैनमेड रीज़न है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये भी दिल्ली में आपको कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है, मेनली विंटर फिनोमिना। और दिल्ली में ही क्यों देखना, कॉन्टिनेंटल दिल्ली में और मुंबई में जो अफेक्ट होता है ना ये छोटे स्मॉल पार्टिकल्स का, वो कम होता है, जबकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दिल्ली में ज़्यादा देखने की वजह क्या होती है ना कि वो विंटर सीजन होता है और विंटर सीजन में ना क्या होता है कि एयर सबसाइड करती है। एयर का जब सब्सिडेंस होता है
तो क्या होता है ना कि ये जो ये पॉल्यूटेड मटेरियल्स होते हैं ये ऊपर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है ना कि दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, जबकि ये मुंबई में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि मुंबई कोस्टल रीजन पे है, और कोस्टल रीजन पे क्या होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता है, ठीक है। तो वो कोस्टल रीजन में वो किस चीज़ का ये काम करती है, न्यूक्लियाई का काम करती है, ठीक है, जिससे कि प्रेसिपिटेशन के साथ वो नीचे आ जाती है। आई होप आप लोगों को क्लियर। रोल ऑफ एरोसोल्स क्या है? डोमिनेंट रोल इन वेदर एंड क्लाइमेटिक प्रोसेसेस। एरोसोल्स का ना बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, वेदर और क्लाइमेटिक प्रोसेस में, ठीक है। हेल्प्स इन क्लाउड फॉर्मेशन, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, कहाँ का मैंने एग्जांपल दिया, मुंबई का, ठीक है। थ्रू कंडेंसेशन एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, और बिना हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए। इट्स एब्सेंस कैन डिवर्ट फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग, कैटरिंग ऑफ सनलाइट। तो एरोसोल्स एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट में भी हेल्प करते हैं। और एरोसोल्स का जैसे जो अर्थ जो सनलाइट है वो हमें ब्लू कलर का आकाश जो हमारे स्काई दिखता है वो ब्लू, उसमें स्कैटरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और स्कैटरिंग किसकी वजह से होता है, एरोसोल्स के प्रेजेंस में, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। एरोसोल्स अफेक्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। एरोसोल्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ एरोसोल्स ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ जो इंसोलेशन रिचिंग द अर्थ सरफेस वो कम होगा, मतलब अगर एरोसोल्स ज़्यादा होगा तो इंसोलेशन कम होगा, एरोसोल्स कम होगा इंसोलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। स्कैटरिंग अकर इन ब्लू लाइट ऑफ सनलाइट कॉजेज वेरियस कलर, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ब्लू कलर जो होता है वो स्कैटरिंग की वजह से ही होता है, और स्कैटरिंग क्यों होता है, प्रेजेंस ऑफ एरोसोल्स, ठीक है। और ये हमें कब मेनली देखने को मिलता है, दिन में, ठीक है। और सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें रेडिश और ऑरेंजेस स्काई देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसोलेशन होता है ना वो टिल्ट हो जाता है, ठीक है। और टिल्टेड की वजह से क्या होता है कि कंप्लीट स्कैटरिंग हो जाता है एंड लॉस ऑफ ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट का लॉस हो जाता है, व्हाइल ओनली रेड लाइट कैन रीच द अर्थ सरफेस। और इस कंडीशन में क्या होता है ना कि सिर्फ रेड लाइट ही होती है जो अर्थ तक पहुंच पाती है, और इस वजह से क्या होता है ना कि जो हमारे सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो हमारी स्काई होती है वो रेडिश और ऑरेंजेस दिखाई देती है। टू मच प्रेजेंस ऑफ एरोसोल्स इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज ग्लोबल डिमिंग, ठीक है। कैन ऑल्सो बी अटेंड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल एरोसोल्स व्हिच कैन हेल्प इन टैकलिंग। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लोबल डिमिंग की बात की। ग्लोबल डिमिंग का मतलब क्या होता है कि हमें सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने से रोकना, ठीक है। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो कई बार ऐसे साइंटिस्ट के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं कि हमें कुछ एरोसोल्स रिलीज करनी चाहिए एटमॉस्फेयर में जो क्या करें, जो सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने न दें, ठीक है। और ये वन ऑफ द प्रोसेस हो सकते हैं किससे, अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ एरोसोल्स प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज ग्लोबल ब्राइटनिंग, ठीक है। तो अगर लेस प्रेजेंट होगा तो इंसोलेशन ज़्यादा होगा, इंसोलेशन ज़्यादा होगा तो ब्राइटनिंग होगा। अब हम देखते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन के बारे में ना हम कल देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।